सुनी मांग का दर्द। वर्षों बाद चंपा के घर कौन आया था, भाग 2 अंतिम भाग। यह उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि उनका लड़का एक मामूली पंडित की लड़की से प्यार करे। उन्होंने पहले अरुण को बहुत समझाया, लेकिन जब उनकी बात का उस पर कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा गंभीर उपाय सोचा। वह सीधे हरिशंकर उपाध्याय के पास पहुँचे, जो उस समय आरामदेह में बैठे स्कूल का कुछ काम कर रहे थे। ठाकुर साहब को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाँ तो पंडित हरिशंकर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अपनी जोरदार आवाज में ठाकुर साहब ने कहा। बहुत ख्वाब देखने लगे हो तुम। जी ठाकुर साहब, मैं समझा नहीं। अच्छा तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा, जिस बात को पूरा कस्बा जानता है उससे तू कैसे अनजान है। देखो पंडित, अपनी लड़की को समझाओ कि वह मेरे बेटे से मिलना छोड़ दे, वरना मैं तुम बाप बेटी का वह हाल करूँगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठाकुर साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आज ही उसकी खबर लेता हूँ। माफ करें, माफ करें। ठाकुर साहब के कड़े प्रतिबंध के बाद भी अरुण अपर्णा से छुटपुट मुलाकात करने में सफल हो जाता, जिसकी भनक किसी न किसी तरह ठाकुर सूर्यभान को लग ही जाती और वे गुस्से से भिन-भिना उठते। उन्होंने दूसरा उपाय सोचा, क्यों न हरिशंकर का तबादला छतरपुर से कहीं और करा दिया जाए, और यह कार्य वहाँ के विधायक से कहकर करवा दिया। इधर पंडित हरिशंकर घबरा गए थे। तबादले का जैसे ही उन्हें आदेश मिला, फौरन छतरपुर छोड़ दतिया आ गए। अपर्णा को भी पिताजी के साथ आना पड़ा। वह दिन अपर्णा के जीवन का सबसे बोझिल दिन था। जब बिना अरुण से मिले उसे दतिया आना पड़ा। जुदाई के 100 तीर उसके दिल में चुभ गए थे। अरुण का घर से निकलना बंद था। वह जाते जाते एक बार मिल लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। एक यही दुख उसे लगातार पूरी यात्रा सालता रहा। पिताजी के साथ अपर्णा चली तो आई, लेकिन अरुण को भुला न सकी। दतिया आए अब 1 साल हो गया था। उस दौरान अरुण की उसे कोई खबर नहीं मिली। पढ़ाई भी उसकी बंद हो गई। पिताजी को उसकी शादी करने की जल्दी थी। मास्टर हरिशंकर ने एक अच्छा घर देखकर अपर्णा की सगाई बिना उससे पूछे ही कर दी। यह पता चलते ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ अरुण से। यह सुनकर पिताजी उस पर बरस पड़े। तेरी ही वजह से मुझे छतरपुर छोड़कर दतिया आना पड़ा है, फिर भी तू अरुण के नाम की माला जप रही है। कितना सताएगी मुझे, भला इसी में है कि तू घर छोड़कर कहीं निकल जा। ऐसा मत कहिए पिताजी। अपर्णा गिड़गिड़ा पड़ी। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं समझना। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाता हूँ। ले रह तू यहाँ। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर अपर्णा ने वह घर त्याग दिया और अपनी सहेली नीता के पास भिंड चली आई। नीता की मदद से उसे भिंड में नौकरी मिल गई। खाने पीने का जरिया हो गया। किराए पर मकान ले लिया। इसी बीच उसके पास शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। वह दिन याद आते ही उसकी आंखें डबडबा आईं। समाज की यह कैसी रूढ़ियां हैं कि आदमी अपना मनपसंद साथी भी नहीं ढूंढ सकता। वंश परिवार की परंपराएं उस पर थोप दी जाती हैं। वहाँ आदमी टूटेगा नहीं तो क्या जुड़ेगा। आज अरुण की दुर्घटना की खबर ने उसे बेचैन ही कर दिया। वह नदी के किनारे पड़ी मछली सी फड़फड़ा गई। शाम को जब अरुण आया तो वह जाने को पूरी तरह तैयार बैठी थी। इस समय तक उसने अपनी मानसिक स्थिति संभाल ली थी। छतरपुर पहुंचते ही अपर्णा सीधे अस्पताल पहुंची। एक वार्ड में अरुण बेड पर मूर्छित पड़ा था। खून की बोतल लगी थी। हाथ पैरों में प्लास्टर बंधा था। दोस्त, परिजन, रिश्तेदार उसे घेर कर खड़े थे। डॉक्टर उपचार में लगा था। उसे समझते देर न लगी कि अभी जरूर कोई गंभीर दौर गुजरा है, क्योंकि सभी के चेहरे उदास थे। ठाकुर सूर्यभान सिंह सिर नीचे झुकाए खड़े थे। यद्यपि वह एक नजर उस पर डाल चुके थे, आज उसे उनसे डर नहीं लगा था। डॉक्टर के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। इंजेक्शन दे दिया है, 10 मिनट में होश आ जाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ मिनट होश में रहता है, फिर बेहोश हो जाता है। ठाकुर साहब व्यग्रता से बोले, देखिए
मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप मरीज को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कोई गहरा आघात पहुँचा है जिसकी याद आते ही उसे बेहोशी छा जाती है। वैसे निचंता की बात नहीं, इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। इतना कहकर डॉक्टर नर्स के साथ चले गए। मौत सा सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी तरुण अपर्णा की ओर देखकर बोला, आप कोशिश कीजिए, शायद होश आए। 1 हफ्ते से यह इसी तरह पड़ा है। होश में आने पर भी किसी से एक शब्द नहीं बोलता। यह सुनते ही अपर्णा निडर होकर अंदर गई और अरुण के पास पहुंचकर बोली, अरुण, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी तुम्हारे पास। लेकिन तुमने तो कोई दूसरा घर बसा लिया, शादी कर ली। अरुण, क्या कहते हो? किसने कहा तुमसे यह? मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास तो था, लेकिन कैसी बात करते हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे नाम के अलावा कोई दूसरा नाम मेरे होठों पर कभी नहीं आया। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, सच क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर अपर्णा फूट फूट कर रो पड़ी। अरुण कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर आकर उठा। उसे लगा जैसे उसके अंदर हजारों शूल एक साथ चुभ गए हो। अपर्णा, वह गहरी निश्वास भरता हुआ बोला, धोखा, विश्वासघात हुआ मेरे साथ। क्या समझ बैठा मैं तुम्हें? सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी ने यह झूठ मुझसे क्यों बोला? कुछ क्षण अंदर ही अंदर वह सुलगती रही, फिर सोचा इससे तो काम नहीं चलेगा। उसे अगर अरुण को पाना है तो डटकर आगे आना होगा। इस विचार के आते ही वह दृढ़ता से बोली, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अरुण, तुम्हारे पास रहूंगी। देखती हूँ कौन मुझे हटाता है। तभी अरुण के सीने में भयंकर दर्द उठा और वह करा उठा। उसके हाथ पैर मछली से फड़फड़ा गए। लोग डॉक्टर को बुलाने दौड़े। अरुण हांफता हुआ बोला, बहुत देर हो गई अपर्णा, अब मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ। और यही उसके शब्द अटक गए। आंखें खुली रह गई, चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। यह देख अपर्णा की चीख ही निकल गई। उसे जब होश आया तो देखा ठाकुर साहब और 2 से 3 लोग उसके पास खड़े थे। अरुण के शरीर को स्ट्रेचर पर रखा जा रहा था। वह तेजी से स्ट्रेचर की तरफ लपक कर बोली, इन्हें मत ले जाओ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। ठाकुर साहब अपर्णा को पकड़ते हुए बोले, यह क्या कह रही हो अपर्णा? पागल हो गई हो? वह शेरनी सी दहाड़ उठी, पागल तो आप हैं। इन्हें पागल बनाकर मार दिया, अब मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं ठाकुर सूर्यभान सिंह। आपने भले ही मुझे अपने घर की बहू नहीं बनने दिया, लेकिन विधवा बनने से आप मुझे नहीं रोक सकते। वह और जोर से सिसक पड़ी। काश मौत कुछ क्षण ठहर जाती तो वह मांग में सिंदूर तो लगा लेती। आज इस स्थिति में कुछ पूछने को भी उसके पास नहीं था। सब कुछ पहले से ही सुना सुना था। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।